नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी लाया हूँ जो कि सचिवालय आर ओ और यूपीपीसीएल आर ओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट होता है पार्ट 1। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के भूजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, पुरानी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों से मिले हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा एवं उद्गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे द्विनाम पियदसी, ये मतलब देवों का प्यारा, कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इतना सेक्शन कि देवों का प्यारा कहा गया है, पियदसी, देवनाम पियदसी। तो इसको याद रखना, देवनाम पियदसी मतलब देवों का प्यारा कहा गया है। फिर इसके बाद चलते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल शासक, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित, नासिक अभिलेख गौतमी बलचिरी से संबंधित है, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ना। तो इसके बाद आता है भीतरी स्तंभ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ये अभिलेखों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, खासकर आर ओ में पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम चलते हैं अभिलेखों के अध्ययन में चलते हैं। तो जो अभिलेखों का अध्ययन है इसका भी बहुत ही ज़रूरी है। और ये जितने भी अभिलेख दिए गए हैं इनका एक नोट्स बनाना और इसको कॉपी में नोट डाउन करना और हमेशा रिवीजन करते रहना। जितना रिवीजन करोगे उतना आएगा। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना कि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आएगा। लिखो, जितना कॉपी में लिखोगे, आप अपने शब्दों को कॉपी में लिखोगे उतने शब्द निखरेंगे और जब शब्द निखरेंगे तो आप लिखने की कला जानोगे जो आपके यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर में मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का, अच्छा, जो जो इम्पोर्टेंट हुआ करे वहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिख लिया करो। अच्छा, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ऋग्वेद के काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें कौन कौन से थे? प्राचीनतम वेद है ना। ऋग्वेद का वेद 1500 से 1000, ये सबसे प्राचीनतम वेद। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ थी। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि पहला, कि इनमें से कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है और ऑप्शन दे देते हैं जिसमें से पहला या 10वां ऑप्शन देंगे। फिर आ जाते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना के आधार है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी है। कौशितकी को संख्यायन भी कहते हैं। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। ये याद रखना कि क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को द्वारा कौन से वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। तो आप ये बता सकते हैं ऋग्वेद। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। और जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं कि कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। तो कभी कभी क्वेश्चन कौशितकी को अन्य नाम से जानते हैं और वहाँ कई नाम देते हैं, तो याद रखना।
अब यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में और जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला अद्रव्यु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। याद रखना यजुर्वेद के उपनिषदों को, इनको याद रखना। ये वाला क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं कि यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं। फिर दूसरा पूछ लेते हैं ये कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता है, करने वाला क्या कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर यजुर्वेद के दो ब्राह्मण कहते हैं शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग तथा जैमिनी हैं। अथर्ववेद आ जाते हैं। फिर इसकी रचना किसने की थी? अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी, इसलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। क्या? अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं अथर्वागिरस वेद कहने के बाद में फिर आते हैं हम, इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना आदि का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है? गोपथ है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अथर्ववेद में उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। क्या याद रखना? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मतलब वो अर्थ कोई पूछ दे कि अथर्ववेद के उपनिषद बताइए तो आप ये बता सकते हैं। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि मुंडकोपनिषद से कौन सा वाक्य लिया गया, तो आप बता सकते हो सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है, ठीक है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। अच्छा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया, ये आपको हम बता ही चुके हैं। फिर इन चारों वेद को क्या कहा जाता है? इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। ये याद रखना, ये याद करने वाली चीज़, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। हम वो आपको बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं वो हम आपको लिखवाएंगे, सिर्फ वही। फिर वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त तथा निरुक्त के बाद बताओ छंद। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हिंदू तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि इसमें जब हम ये बता देंगे कि त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है ना, तो इसे 3 भागों में विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक में विभाजित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। फिर नागसेन आ जाते हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
क्वेश्चन आता है कि नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो कौन सी भाषा में है, ये नागसेन द्वारा कौन सी रचना है, तो ये पूछ देते हैं। तो याद रखना मिलिंद पन्नो, और भाषा अगर पूछते तो पाली भाषा आप बताएंगे, पाली भाषा है। तो और इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। हाँ, अगर कोई इससे पूछ दे कि इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है तो इसको याद रखना, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो आप बता सकते हैं हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए मार्केट में मैटर बहुत है। इसलिए पढ़ें तो फैक्ट पढ़ें, सिर्फ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितना नेसेसरी है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए सिर्फ वही पढ़ें, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। अब रचनाकार आ जाते हैं। अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। व्रत कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। याद है ना, नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। अच्छा, मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास में ने की थी। ये कॉपी में एक नोट डाउन करते हैं आप लोग चलना कि ये रचनाएं किसने की थी, और इसको डेली रिवीजन करना। फिर इसके बाद में टीसीएस आ जाते हैं। टीसीएस कौन था? यह एक ईरान का राजवैद्य था। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, मार्केट में मैटर बहुत है, आप चाहो तो मार्केट से ख़रीद के पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ से सिर्फ आपको टाइम वेस्ट होगा, और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अगर पता होगा तो अब तो ठीक है, अगर नहीं पता होता है तो हम ये भी इम्पोर्टेंट लगता है, वो भी इम्पोर्टेंट लगता है, और सब पढ़ डालते हैं। फिर एग्ज़ाम में पता चलता है कि इतना सारा पढ़ा और उससे सिर्फ 4 क्वेश्चन आए, फिर आपका मनोबल गिरता है, और आप कहीं ना कहीं फिर एक तैयारी की लय से दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए और समझिए। अच्छा, फिर हेरोडोटस आ जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। हेरोडोटस कौन था? इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अच्छा, इसने हिस्टोरिका की रचना की थी, जिसमें किसका वर्णन है? भारत प्रांत संबंधों का वर्णन है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिस्टोरिका की रचना किसने की थी, है ना। तो आप बता सकते हैं हेरोडोटस ने। यह इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर के समय आने वाले लेखक थे निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। मेगस्थनीस ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस, यह सीनियर नरेश अक्तियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमेकस, यह सीनियर नरेश अक्तियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फायान किसके समय भारत आया? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। फायान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना। ह्वेनसांग कब भारत आया था? हेंसवर्धन के समय आया था। ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? वो सियूकी है। अच्छा, इसिंग, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है।
और अल बरूनी यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था और इसकी अरबी में जो कृति लिखी गई है वह है तबकात हिंद या किताब उल हिंद। मतलब अरबी में इसकी दो कृति लिखी गई हैं, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद। इन बतूता इसके द्वारा लिखा गया रहला सरप्रमुख है। मतलब इसके द्वारा जो लिखा गया है वो रहला सरप्रमुख मतलब इब्न बतूता है ना को अरबी भाषा में रचित है। मतलब यह अरबी भाषा में रचित है और इब्न बतूता के द्वारा रहला लिखा गया जो इसने अरबी भाषा में लिखा। बनास और आहार संस्कृति यह राजस्थान की, याद रखना। कैथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। चोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र की। ये सब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक